हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि कल हमने स्टार्ट कर दिया है अपना फिजियोलॉजी। कल हमारी पहली क्लास हुई थी। आज कल हमने जो डिस्कस करना स्टार्ट किया था वो किया था सेल के बारे में। तो कल हमारी सेल की क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। कल हमने देखा था सेल यानी कि जो कोशिका है, कोशिका के बारे में हमने सबसे पहले एक लाइन सुना था, वो था कि कोशिका जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर आप इस कोशिका को जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको कुछ संरचनाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें कोशिका झिल्ली था, कोशिका द्रव्य था और केंद्रक था। हमने साथ ही साथ ये भी समझा था कि ये जो कोशिका झिल्ली है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमने इसके बारे में क्या समझा था? तो हमने ये समझा था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये सबसे बाहरी आवरण होता है, रक्षात्मक आवरण। किसका? कोशिका का। तो इसके जो आवरण है, इसके जो स्वरूप है, उसी के आधार पर जो लेखक हैं उन्होंने इसे एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा लीमा और प्लाज्मा झिल्ली नाम भी दिया था। इसका कार्य क्या होता है? तो ये अर्धपारगम झिल्ली होता है। इसी के द्वारा जो विशिष्ट यौगिक हैं उनके अणु और आयनों का आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ ये किससे बना होता है? तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। हमने इसके कार्य की चर्चा की थी कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है सुरक्षा करना, भोजन का अंतर्ग्रहण करना, चयनात्मक पारगम्यता करना, बेकार की वस्तुओं को बाहर निकालना, बाह्य संवेदना को ग्रहण करना, अंदर की वस्तु को बाहर आने से रोकना। ये हमने कार्य देखा था कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फिर हमने देखा केंद्रक के बारे में और हमने ये समझा कि जो केंद्रक है, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसका हमारे कोशिका में वही स्थान है जो स्थान मानव के शरीर में मस्तिष्क का होता है। अब बिना मानव के मस्तिष्क की आप एक मानव की कल्पना करिए, उसी तरह से बिना केंद्रक के कोशिका की कल्पना करिए। यानी कि जिस तरह से मानव मस्तिष्क के बिना बेकार है, उसी तरह से ये जो कोशिका है वो केंद्रक के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, हमने केंद्रक के बारे में समझा था। साथ ही साथ हमने केंद्रक के कार्य देखे थे। इसका मुख्य कार्य था कोशिका का विभाजन करना, आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण करना, प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण करना और सबसे आखिरी में हमने बात किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या थे? तो हमने देखा था कि ये कोशिका द्रव्य में ठोस प्रकृति के दानेदार सूक्ष्म क्षण के आकार के दिखाई देते हैं। इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से लेकर 5000 तक होती हैं। एक जो क्रियाशील या फिर युवा व्यक्ति है उसमें कोशिका की संख्या अधिक होती है। ये अधिकतर हृदय, यकृत और वृक्क में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने के लिए हमने ये भी बोला था कि जो कैंसर के रोगी हैं उनमें ये कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक, और हमने ये भी समझा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी कोशिका झिल्ली के समान ही बना होता है। इसमें भी प्रोटीन और फास्फोलिपिड और साथ ही साथ राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल तो होता ही होता है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें आरएनए तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ उसमें डीएनए भी पाया जाता है। और इसी को हमने क्या कहा था? इसी को हमने पावर हाउस का नाम दिया था। इसमें जो श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं वो श्वसन के दौरान
खाद्य अणुओं का ऑक्सीकरण करते हैं और इसी तरह से ये जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा को ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं जो कोशिका की जैविक क्रियाओं को करने में सहज ही उपलब्ध होते हैं। यानी कि ये ऊर्जा एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब हमें बात करना है आज कोशिका द्रव्य के बारे में, यानी कि कोशिका द्रव्य क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा सा चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका द्रव्य क्या है। तो ये द्रव्य अर्धपारदर्शक, कलात्मक एवं जालीनुमा होता है। ये कैसा होता है? तो ये अर्धपारदर्शक यानी कि जो कोशिका द्रव्य है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म अर्धपारदर्शक, कलात्मक एवं जालीनुमा होता है। ये प्रोटीन, वसा, कार्बन, पिगमेंट, खनिज लवण या फिर और विटामिन का बना होता है। ये जो आपका कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, ये प्रोटीन, वसा तो इसमें होते ही होते हैं, जैसा कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा और आपने कोशिका झिल्ली में देखा, तो इसमें प्रोटीन और वसा थे। लेकिन कोशिका द्रव्य में ये प्रोटीन, वसा के साथ साथ इसमें पिगमेंट्स, खनिज लवण, विटामिन भी होते हैं। ये इनसे मिलकर बने होते हैं। इसमें कई प्रकार के सजीव कोशिकांग तथा निर्जीव अंतर वस्तुएं पाई जाती हैं। किसमें? कोशिका द्रव्य में। ये है एक कोलाइडी द्रव्य है। सजीवता के लिए इसमें न्यूनतम 18% जल होना अति आवश्यक है। यानी कि इसको सजीव रखने के लिए इसमें जल कितना प्रतिशत होना? मिनिमम इसमें 18% इसमें वाटर आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, और जब ये अपेक्षाकृत तरल होता है तो इसे हम सोल अवस्था कहते हैं। यानी कि जब ये तरल होता है तो इस अवस्था को हम सोल अवस्था कहते हैं। जब ये गाढ़ा जेली के समान हो जाता है तो इसे हम जेल अवस्था कहते हैं। यानी कि जब इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है तो इस कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म को हम सोल अवस्था कहते हैं। लेकिन जब ये इसमें पानी कम हो जाता है, ये गाढ़ा जेली के समान हो जाता है, तो इसे हम जल अवस्था कहते हैं। यानी कि ये जल की मात्रा पर डिपेंड करता है कि कब हम इसे सोल कहेंगे, कब इसे हम जल की अवस्था कहेंगे, या फिर बोले तो ये पूरी तरह से जल पर ही डिपेंड करता है कि कब ये सोल में कन्वर्ट होगा और कब ये जल में। ठीक, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमने देखा कोशिका द्रव्य के बारे में। ठीक, ये तो हमने देखा कि कोशिका द्रव्य क्या है। अब थोड़ा सा हम इसके आगे बात करें तो हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम क्या है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से छोटे अति सूक्ष्म कण अंतःप्रदव्य नलिकाओं के बाहरी सतह पर चिपके हुए होते हैं। किस पर चिपके हुए होते हैं? तो ये अंतःप्रदव्य नलिकाओं के बाहरी सतह पर चिपके होते हैं। कौन? जो राइबोसोम होते हैं। अथवा यह कोशिका द्रव्य से मुक्त रूप में बिखरे पड़े होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं ये आपको जो हमारी अंतःप्रदव्य की जो नलिकाएं हैं उस पर चिपके तो मिलते ही मिलते हैं, या फिर ये कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से बिखरे पड़े होते हैं। लेकिन ये साथ ही साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम मुख्यतः न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो राइबोसोम है वो किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा लगभग बराबर होती है। ये जो आपका राइबोसोम है इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों की मात्रा लगभग समान होती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर इनकी मात्रा भी कम हो जाती है। जब ये बराबर यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के लगभग बराबर भाग से बने हैं, और जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी यानी कि जो पोषक तत्व हैं
जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो राइबोसोम की भी तो कमी हो जाएगी, तो राइबोसोम की कमी हो जाती है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं, प्रोटीन इंडस्ट्री कहते हैं। अभी अभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या देखा, इसे हम कोशिका का क्या कहते हैं, तो हम इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अभी नहीं, आपने कल देखा था। तो कल क्या देखा था आपने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। लेकिन अगर बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम की प्रोटीन इंडस्ट्री हम कहते हैं कोशिका की। ठीक, इस बात को आप, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम में 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं, इसीलिए तो हम इनको प्रोटीन कारखाना या फिर प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम है, राइबोसोम ही मुख्यतः प्रोटीन के निर्माण के लिए एक अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, आप इन्हें जो इनके अन्य नाम दिए गए हैं या फिर किस नाम से जानते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे आपने क्या रखा, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, तो प्रोटीन कारखाना कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो शक्ति गृह कहते हैं। वैसे आप अभी लाइसोसोम को पढ़ेंगे तो उसको भी आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। या फिर आपसे पूछा गया है कि कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो इन सारी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ लेते हैं। आगे आ जाता है हमारा लाइसोसोम। आपने अभी अभी क्या देखा, राइबोसोम देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, तो ये कोशिका में छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कोशिका में छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो व्यास होता है वो आपको देखने को मिलेगा 0.05 मिली माइक्रोन देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 36 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, और ये सभी एंजाइम शर्करा, लिपिड, फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन का अपघटन कर उन्हें छोटे अणुओं में खंडित कर देते हैं। किसमें, तो ये जो आपने देखा एंजाइम हो गए, शर्करा हो गए, लिपिड हो गए, फास्फोलिपिड हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, और प्रोटीन का अपघटन कर इनको छोटे छोटे अणुओं में ये खंडित कर देता है। इन्हीं के द्वारा कोशिका की विभिन्न संरचनाओं का पाचन और अपघटन होता है। इसी को, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, या फिर सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। जब किसी संरचना या फिर कण को अपघटन या पाचन करना होता है तो वो लाइसोसोम के संपर्क में आता है, और जिससे लाइसोसोम की झिल्ली टूट जाती है। ये जल अपघटनीय एंजाइम बाहर आ जाते हैं और इन्हें निगल जाते हैं। जो जल अपघटन है, अपघटन के दौरान लाइसोसोम का स्वयं का भी विनाश हो जाता है। कभी कभी तो ये पूरे कोशिका का ही अपघटन कर देते हैं। ठीक, ये हमने एक पॉइंट नहीं समझा गोल्जी काय के बारे में। तो जो ये गोल्जी काय होता है, अभी आप आगे देखेंगे, अभी हमने एक बुक से ही एक टेबल लगाया है, तो वहाँ पर आप देखेंगे। हालांकि हम यहाँ भी एक बार समझ लेते हैं गोल्जी काय के बारे में। ठीक, गोल्जी काय ये क्या है, तो ये धागे की एक जाल सी रचनाओं का समूह है। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये जो स्रावी कोशिका है, स्रावी कोशिका में काफी विकसित होते हैं, और इसका मुख्य कार्य श्रवण माना जाता है। ठीक,
और ये साथ ही साथ ये बहुशर्कराओं श्लेष्मा पैक्टिन संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसके अलावा ये जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म है, स्पर्म के एक्रोसोम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जो आपके 2-3 पॉइंट बच रहे हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, जो हमने आप एक टेबल लगाया है, बुक से लाकर सीधे चिपकाया है। अब हम अगली बात कर लेते हैं रिक्तिका की। रिक्तिका क्या है? तो ये कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म तथा बड़ी बुलबुले सदृश कई संरचनाएं होती हैं, जिसे रिक्तिका कहते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म या फिर बड़ी बुलबुले सदृश दिखाई देने वाली कई संरचनाएं होती हैं, इन्हीं को ही आप रिक्तिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इन्हीं को आप रिक्तिकाएं कहते हैं। विभाजनशील कोशिकाओं व नव कोशिकाओं में ये अत्यंत सूक्ष्म व संख्या में अधिक होती हैं तथा संपूर्ण कोशिका द्रव्य में बिखरी होती हैं। ठीक, ये जो हमारी रिक्तिका है ये कहाँ बिखरी होती है? तो ये संपूर्ण कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पौधों में टोनोप्लास्ट झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहती हैं और इसमें जल सदृश तरल द्रव्य जिसे कोशिका रस कहते हैं वो भी भरा होता है। अब कोशिका रस में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल, विभिन्न वर्णक के अलावा प्रोटीन भी रहता है। ठीक, ये हमने क्या देखा? रिक्तिका देखा। अब जरा हम अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये नाम कई बार सुन लिया है कि अंतःप्रदव्य जालिका क्या है, तो जरा हम इसके बारे में समझते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका, तो यह अंतः संबद्ध झिल्लियों का एक जाल होता है जो वेसिकल्स व नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में विस्तारित रहता है। इसे यूनिट अर्गेस्टोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो जो अंतःप्रदव्य जालिका है इसे यूनिट अर्गेस्टोप्लाज्म भी कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन ये सभी कोशिकाओं में तो पाया जाता है, परंतु यह बैक्टीरिया, वायरस तथा स्तनधारी के लाल रक्ताणु यानी कि इरिथ्रोसाइट में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, स्तनधारी के लाल रक्ताणु हैं, इनमें नहीं पाया जाता है। ये अधिकांशतः उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक हो रही हो, या फिर इसके अलावा ये गाल्वेट कोशिका, ग्रंथिल कोशिका, इन सब में अत्यधिक पाया जाता है। तो ये जो हमारा हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि अंतःप्रदव्य जालिका क्या है। वैसे तो ये जो हमारी अंतःप्रदव्य जालिका है इसकी क्रियाशीलता के आधार पर हमने इसको 2 रूपों में बांटा है। एक तो है कड़कीय रेटिकुलम, दूसरा है अकड़कीय रेटिकुलम। तो हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। अब ये तो हमने देख लिया जो हमारे मेन थे, जैसे कि हमें जो जानने थे राइबोसोम, न्यूक्लिक अम्ल और ये लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में हमने समझ लिया। लेकिन हमें अब थोड़े से पॉइंट को ये भी समझना है, जो हमने पढ़ा है उसी की तरह हमें बस वही चीज़ें पॉइंट के तौर पर समझ लेनी है। तो जो कि आपकी ये बुक में था, हम थोड़ा सा इसे जूम करेंगे ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कोशिका घटक और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कोशिकांग संक्षेप में, यानी कि जो इसके मुख्य कार्य हैं उसको आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझ सकते हैं। हालांकि हमने इसको पहले ही समझाया है, लेकिन ये अगर आप एक बार देख लेते हैं तो ये आपके लिए चीज़ें आसान कर देगा और आपको समझना भी आसान हो जाएगा, आप याद भी कर पाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली या फिर जिसे ही हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका प्रमुख कार्य क्या होता है?
तो इसका प्रमुख कार्य होता है जीव द्रव्य की सुरक्षा करना। यानी कि जो हमारा कोशिका झिल्ली है, जिसके बारे में हमने जब कोशिका के बारे में पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले कोशिका झिल्ली के ही बारे में सुना था। क्या था वो, जिसमें हमने देखा था इसे हम एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा लीमा या फिर प्लाज्मा झिल्ली कह रहे थे, जिसमें आपने देखा था इसका मुख्य कार्य तो आपने देखा था कि सुरक्षा करना था, लेकिन आपने साथ में ये भी देखा था कि ये प्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। अब लिपिड में जो मुख्य लिपिड था वो था फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, जो कि 50% था और 50% ही आपका था प्रोटीन। ठीक, और जो ये कोशिका झिल्ली है, इसमें बाहर की ओर आपको अनेक उभार देखने को मिल रहे थे, जिसे हमने माइक्रोबिलाई नाम दिया था। दूसरा है बाहरी वस्तुओं को कोशिका के अंदर आने से रोकना और वह कोशिकीय वस्तुओं को बाहर जाने से रोकना। यानी कि जो आपकी कोशिका है, कोशिका में बाहरी वस्तुओं को कोशिका के अंदर आने से रोकना, बाहरी वस्तु ताकि कोशिका में प्रवेश ना कर सके, और जो कोशिकाएं वस्तुओं को बाहर जाने से रोकना, जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो वस्तुएं हैं उनको बाहर जाने से रोकना। ये दो मुख्य कार्य करता है कौन, जो हमारा कोशिका झिल्ली है। ठीक, आपने देखा था ना, एक तो सुरक्षा करना, दूसरा बेकार की वस्तुओं को बाहर निकालना, साथ ही साथ हमने देखा था कि जो अंदर कोई वस्तु प्रवेश ना कर पाए या फिर जो हमारे शरीर की अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर ना निकल पाएँ। अगर साधारण भाषा में समझें तो ये, जैसे कि आप कोई अच्छी चीज़ है तो उसे अंदर ग्रहण कर लें, और जो अंदर की अच्छी चीज़ है उसे बाहर ना जाने दें, बल्कि जो बेकार चीज़ है उसको निकाल दें। ठीक, दूसरा बात है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो कोशिका के भीतर सख्त गृह का कार्य करना। साथ ही साथ हमने इसे क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा, हमने उसे कोशिका का सख्त गृह कहा था, जो कि आपसे अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम और किस नाम, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, या फिर प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपका शक्ति गृह। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है, और आपने देखा था कि यही जो ऊर्जा है ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर रहा था। अगली बात करेंगे हम गोल्जी काय की। गोल्जी काय क्या है, तो ये विभिन्न प्रकार के श्रावणों का स्रोत होता है। आपने अभी देखा था कि इसका जो मुख्य कार्य होता है गोल्जी काय का, इसका मुख्य कार्य होता है श्रवण करना। क्या करना, श्रावण करना इसका मुख्य कार्य होता है, और साथ ही साथ ये बहुशर्कराओं को, यानी कि जो बहुशर्कराओं श्लेष्मा, पेक्टिन, इन सब के संश्लेषण में सहायता करता है। तो इसका मुख्य कार्य आपने क्या देखा, इसका मुख्य कार्य, ये ऐसा मुख्य कार्य ही दिया गया है, विभिन्न प्रकार के श्रावों का श्रावण करना। ठीक, ये मुख्य कार्य में आ रहा है। साथ ही साथ संश्लेषी प्रक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करना। संश्लेषण किसका कर रहा था, तो जो बहुशर्कराएं थी, श्लेष्मा, पेक्टिन, इन सभी के संश्लेषण में ये सहायता कर रही थी। इसके साथ ही साथ आपने एक शब्द और सुना था कि शुक्राणुओं के एक्रोसोम के निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो यही 3-4 पॉइंट थे आपके बुक में, जिसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब अगली बात करें हम अंतःप्रदव्य जालिका। तो अभी आपने सबसे लास्ट में यही देखा था, क्या, अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में। तो ये क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये स्टीरॉयड यानी कि स्टीरॉयड का संश्लेषण करता है।
आपने अभी अभी देखा था कि ये झिल्लियों का एक जाल होता है। जो अंतःप्रदव्य जालिका है वो क्या है, तो ये झिल्लियों का एक जाल होता है जो वेसिकल्स व नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से रहता है और इसे यूनिट अर्गेस्टोप्लाज्म भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी अंतःप्रदव्य जालिका है हम इसे और क्या कहते हैं, तो इसे हम यूनिट अर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं। ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना था, ये बैक्टीरिया, वायरस और स्तनधारियों के जो लाल रक्ताणु हैं यानी कि एरिथ्रोसाइट में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ ये इसमें प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक, अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में भी हमने पढ़ा। क्या था लाइसोसोम के बारे में, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इसको हम आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये आत्मथैली यानी कि सुसाइड बैग का भी कार्य करता है। कौन, ये जो हमारा लाइसोसोम है। ये आपसे कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये करता क्या है, तो इसके द्वारा कोशिकाओं की जो विभिन्न संरचनाएं हैं उनका पाचन और अपघटन होता है। क्या होता है, ये जो तमाम प्रकार की हमारी कोशिकाएं हैं, जो कोशिका है, कोशिका की विभिन्न संरचनाओं का पाचन और अपघटन होता है। ठीक, अगला कार्य क्या है, तो कोशिका के अंदर अवांछित पदार्थों का अपघटन करता है। जो कोशिका के अंदर अवांछित पदार्थ हैं उनका अपघटन करता है। कौन, ये हमारा लाइसोसोम। साथ ही साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व अन्य पदार्थों का पाचन भी करता है। क्या करता है ये, जैसे जो हमारे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, या जो हमारे अन्य पदार्थ हैं उन सभी का पाचन करता है ये। ठीक, अगला क्या आ जाता है, अगला आ जाता है आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक, तो सेंट्रियोल क्या है, तो ये तर्कों का निर्माण करता है। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये आया। थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं ताकि आपको देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब हम बात कर लेते हैं केंद्रक झिल्ली की, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी। ये सबसे बाह्य आवरण होता है, हमने ये समझा था। तो जो केंद्रक झिल्ली है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये केंद्रक की सुरक्षा करता है। केंद्रक झिल्ली, हमने केंद्रक की जब बात की थी तब हमने वहां पर केंद्रक झिल्ली के बारे में बात की थी। आई होप कि आपको याद होगा, क्योंकि हमने इसे कल की ही क्लास में डिस्कस किया था कि केंद्रक क्या है। केंद्रक क्या है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका का। इसका कोशिका में वही महत्व होता है जो हमारे शरीर में मस्तिष्क का होता है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये केंद्रक की सुरक्षा करता है, केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही साथ केंद्रक के अंदर व बाहर आने जाने वाले पदार्थों को रोकता है। केंद्रक के अंदर व बाहर यानी कि केंद्रक से कोई चीज बाहर ना आने पाए और केंद्रक से कोई चीज बाहर ना जाने पाए, यानी कि अंदर से बाहर ना आने पाए और बाहर से अंदर ना आने पाए। कुछ इस तरह से जो है ये केंद्रक की रक्षा करता है। अगला क्या आ जाता है, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरा क्या है, संदेश वाहक आरएनए को जमा रखता है। क्या करता है, जो आरएनए है उसको जमा रखता है। अगला कार्य क्या है, अब अगला पॉइंट जो है हमारा क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या होता है, ये आपने जब राइबोसोम पढ़ा, जब आपने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, तब वहाँ पर आपने क्रोमेटिन का नाम सुना था। ठीक, तो ये क्रोमेटिन क्या है,
तो क्रोमेटिन आपका ये वंशानुगत गुणों को संतानों तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? तो ये संतानों तक पहुंचाता है। इसका कार्य क्या होता है कि जो हमारे वंशानुगत गुण हैं, उनको संतानों तक ये पहुंचाता है। साथ ही साथ कोशिकीय तथा केंद्रीय उपापचय क्रियाओं का नियमन करना, इसका और एक कार्य क्या है? तो कोशिकीय तथा केंद्रीय उपापचय क्रियाओं का नियमन करना, साथ ही साथ कोशिका विभाजन में सहयोग करना। वैसे भी हमारा जो केंद्रक है, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या आ जाता है? कोशिका विभाजन करना। तो ये क्या करता है? ये जो क्रोमेटिन है, ये क्या करता है? ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ठीक, एक तो ये क्या करता है, जो हमारे वंशानुगत गुण हैं उनको पहुंचाता है, हमारे जो बच्चे हैं यानी कि संतानों में पहुंचाता है, कोशिकीय तथा केंद्रीय उपापचय क्रियाओं में नियमन करता है, साथ ही साथ कोशिका का विभाजन करता है। अब ये क्रोमेटिन होता क्या है? तो जब आपने पढ़ा था केंद्रक के बारे में, तब वहीं पर आपने पढ़ा था कि केंद्रक द्रव्य में पतले धागे के सदृश कई रचनाएं दिखाई देती हैं जो आपस में एक जाल सा बनाती हैं। उसी जाल को हमने क्रोमेटिन कहा था, क्रोमेटिन जलिका कहा था। ठीक, और प्रत्येक धागे के समान संरचना को क्रोमोनिमा कहते हैं। आपने देखा था जो प्रत्येक धागे के समान रचना है उसे आप क्रोमोनिमा कहते हैं। जब कोशिका विभाजित होता है उस समय ये क्रोमोनिमा एक दूसरे से पूर्णतः अलग, घना, कुंडलित, अपेक्षाकृत अधिक मोटे हो जाते हैं। इन्हीं को आप क्रोमोसोम कहते हैं। और आपको पता है कि हर मानव जीव में, ये जो मानव है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम कहें तो 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन ये जो अनेक जीवधारी हैं उनमें अलग अलग पाया जाता है, जैसे कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, इन सब में अलग अलग पाया जाता है। ठीक, तो ये हमने कुछ जो हमारे कोशिका के प्रमुख अंग थे उनके कार्यों को समझा कि वो मुख्य तौर पर क्या क्या कार्य करते हैं। हालांकि अगर आपने क्लास को अच्छे से ली होगी तो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक, तो एक बार हम चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा, थोड़ा सा जूम करेंगे अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, थोड़ा सा और जूम करते हैं, बस इतना तो आपको शायद अच्छे से दिखाई देगा। तो हम बात कर रहे थे क्या? आज हम बात कर रहे थे, जो हमने स्टार्ट किया था, कल हमने स्टार्ट किया था सेल पढ़ना, जिसमें आज हमने सबसे पहले कोशिका द्रव्य की बात की, यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है, हमने उसके बारे में चर्चा किया। साइटोप्लाज्म की चर्चा करने के बाद हमने देखा राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या है। जो राइबोसोम है उसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, कोशिका की। साथ ही साथ हमने लाइसोसोम के बारे में चर्चा किया, ये कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं हम इसको। उसके बाद हमने चर्चा किया रिक्तिका। रिक्तिका क्या है हमने उसको देखा। अंतःप्रदब्बी जालिका के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही साथ हमने देखा कि जो हमारे कोशिका के प्रमुख घटक हैं या फिर कहें तो प्रमुख अंग हैं, उनके कार्यों के बारे में हमने चर्चा की। तो ये रही आपकी पूरी कोशिका की क्लास। जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से आप क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम वही करेंगे जो हमने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि आप प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा, क्योंकि हम इसे बहुत डिटेल में नहीं कर पाएंगे। हमने बताया, आपको कल ही बताया था कि हमारे पास कोई फिजियोलॉजी के टीचर ना होने की वजह से ये क्लास को हम खुद कर रहे हैं। आपको पता है इस चैनल को मैं अकेले रन करा रही हूँ, तो इसमें किसी का किसी भी तरह से कोई योगदान नहीं है, और ना ही मेरे आसपास कोई ऐसे टीचर अवेलेबल हैं जिनको मैं आपको फिजियोलॉजी के लिए बोल सकूं। अगर कोई मेरे पास होता तो मैं ज़रूर आपके लिए व्यवस्था करवा देती। हालांकि अगर आपको चीज़ें थोड़ा कम समझ आएंगी इसमें, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार खुद भी बुक लेकर पढ़िएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आती है तो किसी न किसी से आप पेड कोर्स ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा मेन ब्रांच जो है हमने उसको अच्छे से पढ़ा है
और जैसे ही हमारा फिजियोलॉजी समाप्त होगा तो इस बार हम फिर से कहाँ से, एक्सटेंशन एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी साइकिल चलती रहेगी, यानी कि अब हम पहले एक्सटेंशन एजुकेशन करेंगे, उसके बाद हम होम मैनेजमेंट करेंगे, फिर हम टेक्सटाइल करेंगे, फिर हम न्यूट्रिशन साइंस करेंगे, देन हम सीडी करेंगे और फिर हम जो है फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। फिजियोलॉजी मैं आपको एक बार करवा दे रही हूँ, हालांकि मेरा विचार कोई नहीं था फिजियोलॉजी करवाने का, लेकिन आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ से पढ़ते चलेंगे, जो कि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो बाकी ये हमारे मेन 5 ब्रांच है जो कि यहाँ पर ऐसे घूमते रहेंगे। इस बार जो एक्सटेंशन एजुकेशन होगा पहले से अच्छा पढ़ा जाएगा, कुछ नया सीखा जाएगा। जब भी हम कुछ दोबारा से पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नई चीज़ें ज़रूर ऐड करते हैं, ठीक? क्योंकि बढ़ता जाता है। तो जैसे आपने अभी तक एक्सटेंशन एजुकेशन में आपने देखा था कि हमने करीब 26-27 क्लास ली थी, तब हमारी क्लासेस और छोटी हुआ करती थी, हालांकि 20 मिनट 25 मिनट हो जाया करती थी, लेकिन कुछ क्लासेस हमारी और भी छोटी हुआ करती थी। तो इस बार जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये अपने फिजियोलॉजी के पार्ट को ख़त्म करना है, ठीक? तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस मत मिस किया कीजिए। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इसका, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर हैं, जो भी हमारे बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, हम सारे चीज़ों को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक? तो चलिए आप सब आज के लिए हम बस यही इतना रखते हैं। हमारी जो कोशिका को हमने समाप्त कर लिया है। कल देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे, क्या हम ब्लड स्टार्ट करेंगे, क्या है जो भी हमें स्टार्ट करना होगा कल से हम उसको स्टार्ट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बना लीजिए, ठीक? क्योंकि ये क्लास बनाने में कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग रहा है। तो आप लोग नोट्स बनाइए, क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर उसको करना हो तो कर दिया कीजिए। अदरवाइज क्लास आपको कैसी लगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम ये फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ये एक प्रकार से आपका बायोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए बहुत आसान होगा, ठीक? जो भी बायोलॉजी पढ़ा होगा उसके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी, ठीक? तो बस आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रात 9 बजे वहाँ पर होती है क्विज, तो आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए आप किसी भी तरह की कोई भी फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।